जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप समझाई थी कि कैसे उन लोगों को हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल करना है। समझ में आ गया? तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स तो मैंने समझा दिए थे, कुछ अभी रहते हैं, वही चीज़ हमें आज कंटिन्यू करनी है। समझ गए? करें शुरू। तो देखो बच्चों, पहले मैं वो मॉलिक्यूल समझा देना चाहता हूँ जो हमें एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कौन कौन से मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं? मीथेन, इथीन और इथाइन। इसके अलावा BeCl2 भी हम बना चुके हैं, है ना। तो उसके अलावा एनसीईआरटी में हमको दिया हुआ है BeCl3। BeCl3। तो देखो इतनी अकल तो तुम्हारे अंदर होगी ही कि BeCl3 में सेंटर पे B होने वाला है और आजू बाजू 3 Cl होंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेंट्रल एटम कौन है वो तुम्हें पहचानना पड़ेगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन उसी का होगा। तो सेंटर में कौन है बच्चों? बोरोन। तो बोरोन ग्राउंड स्टेट में कैसा दिखता है बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या है? 5। तो इसमें ये बनेगा तुम्हारा 1s2 2s2 और 2p1, यानी p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। समझ में आ गया? लेकिन मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? देखो पहले तो तुम्हें ये एक्साइटेड स्टेट में बनाना पड़ेगा कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन कैसा हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये हो गया 2s1 और ये हो गया 2p2। लेकिन सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? लेकिन अगर आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन पहले से पता है तो कर पाओगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर बच्चों इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है? sp2। क्या है? sp2। यही चीज तुम्हें याद रखनी है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे मैं sp3 कर देता हूँ तो sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल होने चाहिए। तो एक s ऑर्बिटल तो ये ले लूंगा, p वाले 3 कहाँ से लाऊंगा? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है बच्चों? एक s ऑर्बिटल और सिर्फ 2 p ऑर्बिटल। खत्म। यहां से यहां तक क्लियर हो गया? अब आप चेक करो, एक s और 2 p ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो कितने बनेंगे? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बना के दिखाना जरूरी है। समझ में आ गया? एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा होता है और ऐसे कितने बनने वाले हैं? 3। तो बच्चों अब जरा चेक करो ये कैसा दिखेगा। मान लो ये बोरोन है तो इसके 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इसके साथ जुड़े हुए कौन है? 3 क्लोरीन। तो क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? p ऑर्बिटल में। पता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? या भूल गए? अगर हम क्लोरीन की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बोलो। नियॉन, इसके अंदर 1s2 2s2 2p6 आ गया, फिर उसके बाद 3s2 और 3p5। अब 3p5 का मतलब यहाँ पर यही तो है ना, 1 2 3 4 5। 3p5 का मतलब है, तो बस एक लास्ट वाला p ऑर्बिटल ही तो रह गया। तो p ऑर्बिटल यहाँ पर कैसे आएगा बच्चों? p ऑर्बिटल पूरा ऐसा कैसा होता है? समझ में आ गया? तो ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और सेंटर में बोरोन है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे बताओ यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में? यहाँ कितना बनेगा और यहाँ कितना बनेगा? VSEPR थ्योरी तो पढ़ी है ना, तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी में एंगल कितना बनेगा?
120 डिग्री। सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? वही जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले से पता है तो आपके लिए काम आसान होने वाला है, वरना नहीं। क्लियर हो गया? चलें आगे बच्चों। इसके अलावा मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या ये समझा दिया था कि जितने भी अल्केन होंगे, यानी एन, चाहे वो मिथेन हो चाहे वो इथेन हो, इन सभी में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3। ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी एन फैमिली का हाइब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूल बना सकते हो। समझ में आ गया? और अगर हम अल्कीन की बात करें तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करोगे बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल क्या पढ़ा था? C2H4। याद है कि भूल गए? और ठीक ऐसे ही अगर हम अल्काइन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था C2H2 का। लेकिन मैं कुछ चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं बच्चों ध्यान से देखना। हमने लास्ट क्लास में ये तीनों पढ़ लिए थे, हाइब्रिडाइजेशन करके मैंने मॉलिक्यूल तुम्हें बना के दिखा दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ओवरलैपिंग करके, ठीक है। लेकिन उससे शेप के बारे में कहां पता चला? शेप पता चली? और पढ़ क्या रहे हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई थ्योरी आप किसी लिए पढ़ रहे हो? इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि मॉलिक्यूल के बारे में पता चले उसकी शेप क्या है। तो शेप तो पता चली नहीं आपको, तो वो भी एक बार देख लो। अगर हम मिथेन की बात कर रहे हैं, CH4 की, तो मैं कुछ जरूरी सूचना है जो तुम्हें देना चाहता हूं, ध्यान से देख लो। CH4 में देखो, पूरा हाइब्रिडाइजेशन करके पूरा मॉलिक्यूल में नहीं बना रहा। याद रखना, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़े होते हैं? क्या शेप है इसकी? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 109.5। ये हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? PSCPR में पढ़ा था। तो यहाँ पर इसका कोई रीजन नहीं है, लेकिन बस वही है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनमें रिपल्शन होता है और वो स्पेस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में जो भी एंगल आता है वो मेजर कर लेते हैं, लिख देते हैं। लेकिन हमें तो कुल मिला के याद करना है ना, तो वैल्यू इसकी यही होगी 109.5। और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्लियर हो गया? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज HCH एंगल? ये HCH एंगल ही तो है, कहीं पर भी चेक कर लो। अगर आप ये एंगल फाइंड कर रहे हो तो आप इसको लिखोगे कैसे? HCH ही तो लिखोगे। नहीं आ रहा है समझ में? तो ऐसी अजीब शक्लें क्यों बना रहे हो? मान लो यहाँ पर एक एंगल है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। यहाँ 30 डिग्री है, तो क्या लिखोगे? एंगल PQR ही लिखोगे ना, बीच में आता है ना ये वाला वर्टेक्स। तो मैं वही तो कर रहा हूँ भैया। इस एंगल को क्या लिखोगे? यही लिखोगे, इसको भी यही लिखोगे। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब एक और बात सुनो, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ना बच्चों, वो कितनी है यहाँ पे? 112 पिकोमीटर। समझ में आ गया? कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 112 पिकोमीटर। याद रहेगा? ये तुम्हें याद रखना है डाटा, ये तुम्हें यहाँ भी काम आएगा और उस चैप्टर में भी काम आएगा, हाइड्रोकार्बन में। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था। अब बात करते हैं बच्चों, अल्केन के ही अंदर एक और आता है इथेन। वैसे तो और भी बहुत सारे आते हैं, पर इथेन तुम लोगों से बनवा सकता है वो। तो एक बार इथेन की भी मैं कुछ डिटेल्स तो बताना चाहता हूँ, वो देख लो एक बार ध्यान से। ये रेस कर दूं, लिख लोगे कॉपी में, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अल्केन के अंदर ही इथेन भी आता है, C2H6। और हो सकता है वो तुम्हें यही दें, क्योंकि चेक करो तीनों एक जैसे हैं, सब में एटलीस्ट 2 कार्बन तो है, ताकि बच्चा कंपेयर कर पाए। अब बच्चों ये दिखने में कैसा होता है? देखो, एक कार्बन ये रहा, इसके साथ एक कार्बन ये रहा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? यहां पर याद रखना, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो कितनी है बच्चों? 154 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बच्चों? कितनी है? 1121 बोल रहा है, हाँ सही बोल रहे हो, 112 पिकोमीटर। ठीक है। और अगर कोई इसमें इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो मैं देख लेता हूं।
हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, याद रहेगा। अब बात करते हैं अल्कीन की। देखो अल्कीन में हम जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन इस तरीके से हमें बने हुए हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर तो बना लोगे, हम एंगल और शेप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है बच्चों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? तो हम ये बात जानते हैं, बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है। अगर आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जाओगे बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी छोटी होती है, पता है ना। तो बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कितनी होगी बच्चों? याद रखना 134 पिकोमीटर। यहाँ पर HCH एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 117.5, 117.6 डिग्री। और बच्चों HCC एंगल कितना होगा? HCC का मतलब है ये वाला एंगल, यहां से लेकर यहां तक HCC, तो ये हो गया 117.6 डिग्री। और HCC एंगल यहां पर होगा तुम्हारा 121 डिग्री। क्लियर हो गया? देखो हर शेप का ना कोई नाम नहीं होता। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें वो जो नाम बताए गए थे वही याद रखने हमेशा, लीनियर, ट्रायंगुलर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, जरूरी है हमेशा वही नाम, वही शेप ऑफ मॉलिक्यूल की? इस शेप के लिए कोई नाम है तुम्हारे पास? नहीं है ना। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इनके बीच में एंगल क्या क्या बन रहा है और बॉन्ड लेंथ क्या है, और वो करना पड़ेगा याद। और ये तो जरूर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बताया ना 2 चैप्टरों में आएगा, इसमें भी आएगा और हाइड्रोकार्बन में भी आएगा, वहां तो करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा मत सोचना कि वहीं कर लेंगे यार, अभी छोड़ देते हैं इसको, अभी कर लो, वहां भी काम आ जाएगा, यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कितनी होती है? अरे कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो वो कितना होगा? 109 पिकोमीटर। समझ में आया रीजन क्या है इसके पीछे? अब तुम्हें समझ में इसका रीजन नहीं आया होगा पक्का, है ना। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जानते हो? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो और घर जाके इसको कॉपी में भी लिख देना जो भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं लिखने नहीं वाला। अगर 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और अगर एक एटम उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचेगा, हाँ या ना। तो मान लो अगर बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड पे इसको जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं उनको अपने पास खींचेगा, तो कुल मिला के हाइड्रोजन भी इसके पास ही आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये है कि सर ये तो समझ में आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में 112 है, यहाँ पे 109 क्यों है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर बच्चों? एस कैरेक्टर के ऊपर। यानी कि ये बात कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। नहीं आया ना समझ में? पहले तो ये बात रट लो, नीचे कहीं लिख लेना नोट डाल के, क्या कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पे एक एस है और 3 पी है, तो टोटल हो गए 4। अगर आप 100% के 4 टुकड़े करोगे तो 25-25-25-25% होने वाले हैं। तो बच्चों चेक करो, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना हुआ? 25%, और पी कैरेक्टर कितना हुआ? पी कैरेक्टर कितना हुआ? 75%, क्योंकि 3 है ना पी। मेरी बात समझ में आई या नहीं? आ गई। अब आप यहाँ चेक करो, sp2 का मतलब क्या है? यहाँ पे एक s है और 2 p है। तो बच्चों टोटल 100% के कितने टुकड़े करोगे इस बार? 3। 33.3%, 33.3%, 33.3%। 100 को 3 से डिवाइड करना आता है, यही आएगा। बच्चों चेक करो, s कैरेक्टर कितना हो गया? 33.3%, और यहाँ पे p कैरेक्टर कितना हो गया? क्योंकि 2 p है, तो 33.3 मल्टीप्लाई बाय 2
66.6%। तो यहाँ पे अब जरा दिमाग लगाओ, इस वाले कार्बन में, अल्कीन में एस कैरेक्टर अल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा है या नहीं? अगर ये एस कैरेक्टर ज्यादा वाला कार्बन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन को अपने पास टाइटली खींचेगा। तो जब टाइटली अपने पास खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट जरा यहां पर भी लगा दो। sp का मतलब है यहाँ पर एक s और एक t है, तो s कैरेक्टर कितना हुआ, t कैरेक्टर कितना हुआ, तो दोनों ही बराबर इस बार, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। समझ में आ गया? तो बच्चों चेक करो, अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एंगल वैंगल तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी तो शेप ही लीनियर है, इसका तो नाम हम जानते हैं। समझ गए? कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी इस बार बच्चों? 120 पिकोमीटर, क्योंकि सबसे ट्रिपल बॉन्ड मतलब सबसे छोटा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इस बार बढ़ेगी या घटेगी? कितनी हो जाएगी? समझ में आ गया? तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो एटम को बिल्कुल ही अपने पास बहुत ज्यादा बुला लेगा या ओवरलैप कर डालेगा, 108 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चले आगे। तो ये जो एस कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया ना, ये याद रखना, ये आगे भी काम आएगा, कोई दिक्कत? अब हम एक मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों जिसका नाम है NH3। क्या बोलते हैं इसको? अमोनिया। मैंने तुम लोगों से कहा था कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बारे में ना तुम रट लो, उनमें ये अमोनिया, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और वाटर का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा PCl5 और SF6। ये तो घोल के रट के पी जाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, आना चाहिए। तो बच्चों NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? अमोनिया। नाइट्रोजन है भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 या 14 या 28? 7। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन जो है वो कैसा नजर आएगा बच्चों? इसका एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ये हो गया 2s2, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? 1 2 3, यानी 2p3। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों, चेक करो। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन जंप कराऊंगा तो क्या ये यहाँ आ सकता है? यहाँ, यहाँ, तो अभी कहाँ जाएगा? डी शेल में जाएगा। हाँ या ना? किससे सिखाया तुमको कि डी शेल में जाएगा? नहीं, तुक्का नहीं मारना, किसी ने बताया? कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। जो ये नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में आता है ना, तो सेकंड पीरियड में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 में खाली 2s और 2p ही एग्जिस्ट करता है। 2d सुना है कभी? 3 में d एग्जिस्ट करता है। अरे 1s आता है, फिर 2s आता है, 2p आता है, 3s आता है, 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है। 3d एटलीस्ट एग्जिस्ट तो करता है। 2 में d कभी सुना है? तो फिर ऐसे तुक्का नहीं मारना भाई। तो बच्चों ये किसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जा सकता? ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये बात याद रखना बच्चों, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2s वाला कहां चला जाएगा? अभी हो गया 2s1 और ये 2p में चला जाएगा। तो अब चेक करो, पहले 3 थे, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, अभी हो गया है 2p4। कितने बच्चों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है? आ गई? अब मेरा अगला सवाल, इसमें कौन कौन से, देखो अभी तो तुम्हें नहीं मालूम है ना ये चीजें, ये तो मेरा ही काम है बताना, नो डाउट। लेकिन अब एक और सवाल, तुम भी यही अटकोगे जब तुम इसका मॉलिक्यूल बनाओगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये तो भैया तभी बता पाओगे ना जब तुम्हें पहले से ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता होगी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैं तुम्हें बता देता हूं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। समझ में आ गया? तो यहां पर एक s, ये वाला
और 3 P, ये तीनों P। समझ में आ गया? सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो चेक करो, एक S है और 3 P है, मिला के कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? अब तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या है, ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये कैसे पार्टिसिपेट कर गया? लग रहा है ना? किसी ने बोला आपसे ऐसा आज तक कि अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा? या किसी ने ये बोला कि जो बिल्कुल एम्प्टी होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? कर सकता है। ये जो नई नई चीजें तुम देख रहे हो ना, ये तभी देखने को मिलेंगी जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज पहले ही समझा दी जा चुकी है। एनसीईआरटी है, निकालो ये वाला पेज, निकालो। मिला? मिला? यहां पे देखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मिला? इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन मिला एक टॉपिक। तो इसके चारों पॉइंट आज मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। किसी भी एटम के कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे? वैलेंस वाले, यानी कि बाद वाले, जिनमें बाहर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो हम इतने बेवकूफी तो कभी नहीं करते कि 1s का इलेक्ट्रॉन जंप कराएं या इसको पार्टिसिपेट कराएं, मतलब बाहर बाहर नहीं काम करते हैं। यानी ये पॉइंट इसका सही है। देखो, पिछली 2-3 क्लासों से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, मॉलिक्यूल की शेप्स बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो अब तुम्हें ये चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या है? द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये भी समझ में आ गया, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तीसरा, promotion of electron is not essential condition prior to hybridization। इलेक्ट्रॉन का जंप करके किसी ऑर्बिटल में जाना जरूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आया? और बच्चों चौथा पॉइंट पढ़ो, it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization. In some cases even filled orbitals of valence shell take part in hybridization। अब आ गई बात समझ में? अब समझ में आया कि मैंने उस दिन क्यों बोला था कि तुम्हें ये अभी समझ नहीं आएगा? समझ में आ गया? तो इसीलिए NH3 वाला इंपॉर्टेंट है और वाटर वाला भी है। तो इसमें याद रखना, एक S और 3 p ऑर्बिटल मिला के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? जबरदस्ती वाला सौदा है या समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर आज तक हमने जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करवाए वो एम्प्टी हुआ करते थे और उनमें कोई बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन लाके डाल देता था। यहाँ पर सर ये फुल्ली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें डाला जा सकता है। एक हाइड्रोजन आया, उसने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, हाइड्रोजन यहाँ पर आया, इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया। इसमें कोई डाल पाएगा? ये तो पहले से ही फुल्ली फिल्ड है। और वैसे भी आप चेक करो, 3 ही हाइड्रोजन तो चाहिए, तो आपका काम तो वैसे भी हो गया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब आप इमेजिन करो, कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए आपने? 3-1 बोल रहे हैं, 4। मान लो बच्चों ये नाइट्रोजन है, इसके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं मैं। अच्छा, इसकी शेप क्या होती है? देखो, जो चीज पीछे पढ़ चुके हो ना पहले, वहां कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, अगर मैं चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करूं तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब यहां पर एक हाइड्रोजन ने यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डाला, एक हाइड्रोजन यहां आया, एक हाइड्रोजन यहां आया, और देखो यहां पर सब जगह कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? सिग्मा 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 सिग्मा। ये अपना नाइट्रोजन है बीच में, लेकिन इसका क्या होगा? इसमें तो इलेक्ट्रॉन डाला ही नहीं किसी ने। तो भैया याद करो, यही है वो लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं बनाते। अब आ गया समझ में? तो अगर आप लोन पेयर को भी इंक्लूड करोगे तो आपको ये कैसा नजर आएगा बच्चों? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, तो उसमें लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। तब आपको कैसा नजर आएगा ये? तब आपको एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन इधर, इधर और इधर जाते हुए दिखेंगे। नहीं आ रहा समझ? बना के दिखाऊं?
ये शेप नजर आ रही है, ये शेप समझ पा रहे हो बच्चों? यहां सेंटर पे नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं। देखो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। पिरामिड जैसा नहीं बन गया? पिरामिड जैसा बन गया या नहीं बन गया? तो इसकी जो ज्योमेट्री हुई मॉलिक्यूल की वो क्या हो गई? ट्राइगोनल पिरामिड। समझ में आ गया? मतलब एक ऐसा पिरामिड बन रहा है जिसके नीचे जो बेस है वो कैसा है? ट्रायंगुलर है। समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई अमोनिया वाली? चलें आगे। अब हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल स्टडी करने जा रहे हैं। बच्चों थोड़ी स्पीड बढ़ा लो यार, क्या ऐसे मर मर के पढ़ाऊं? पक्का ना? सच्ची ना? इसमें सेंट्रल एटम कौन है? अच्छा एक मिनट, तुम्हें ये समझ में आया अभी तक कि जो अमोनिया हमने अभी पढ़ा था उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली? sp3। लिख लेना जाके कॉपी में। समझ में आ गया? याद करो, एक s और 3 p ऑर्बिटल लिए थे हमने, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन याद होना बहुत जरूरी है। तो हम वाटर का मॉलिक्यूल स्टडी करने जा रहे हैं। सेंट्रल एटम है O। तो बच्चों ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो चेक करो 1s2, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? जल्दी बोलो, एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कवर हो गए, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 2p4। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बच्चों बताओ? ये रहे 1s वाले 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां चला गया है? p ऑर्बिटल में। तो 2p बन गया 5। 1 2 3 4। यहां तक तो पहले ही था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। कितने हो गए? क्लियर हो गया बच्चों? अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करने वाला है? यहाँ पे एक S और तीनों P। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो देखो 2 ही हाइड्रोजन इसमें ऐड कराने हैं H2O में, तो एक S और 3 P इतना सारा क्यों और ये हाइब्रिडाइज हो रहा है? अब भाई हो रहा है तो हो रहा है, थ्योरी है। जो नेचर में चीज एग्जिस्ट करती है उसी को हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? यही आप लोगों को याद करना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें एक S और 3 p ऑर्बिटल मिल करके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा दिखता है? ऐसा। तो बच्चों 4 कैसे लिखेंगे? इंटू 4। समझ में आ गया? यानी एक चीज क्लियर हो गई, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3, जो तुम्हें याद रखना है। लेकिन ये बाकी sp3 से थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि उसमें जनरली हमें खाली खाली डब्बे नजर आते हैं, हमें आसान लगता है और हमें ये लगता है कि बस हमें बस एक S और 3 p अरेंज करने, कैसे भी इलेक्ट्रॉन को उस हिसाब से जंप करवा देंगे। और हमेशा ऐसा नहीं होता, देख रहे हो ना? और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि एक हाइड्रोजन यहाँ से आके अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा इसमें और एक हाइड्रोजन यहाँ से आकर अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा इसमें। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों यहाँ पे चेक करो, ये सेंटर पे कौन है? ऑक्सीजन। इसके पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं? 4। कहाँ है? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। समझ में आ गया? ये हाइड्रोजन इधर से आया, ये हाइड्रोजन इधर से आया, इसने इसके साथ कौन सी ओवरलैपिंग करी? सिग्मा ओवरलैपिंग। अरे सिग्मा तो बॉन्ड है, ओवरलैपिंग कौन सी करी? हेड ऑन। ये ऑक्सीजन है हमारा। और क्योंकि देखो ये जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये वो है जिनमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों में, चेक कर लो। तो कहीं ये लोन पेयर तो नहीं है? ये दोनों लोन पेयर हो गए। क्लियर हो गया? कोई मुझे बताएगा इसकी शेप क्या है? बैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी शेप क्या है बच्चों? क्योंकि शेप है, जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते। तो लोन पेयर अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो मुझे तो ये सीधा सीधा क्या नजर आ रहा है? मुझे तो ये नजर आ रहा है। अब इसी बात पे जल्दी से मुझे बॉन्ड एंगल भी बता दो। अब चेक करो, ऊपर 2 लोन पेयर हैं, उनमें रिपल्शन हो रहा है और वो नीचे भी इसको धक्का मार रहे हैं और ज्यादा रिपल्शन हो रहा है।
तो यहाँ पे एंगल और कम हो जाएगा। 4 है ना यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए 109.5, पर क्योंकि 2 लोन पेयर है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये पूरा बेंट हो गया। तो इसका एंगल कितना है चेक करो और बताओ, 104 है कि नहीं है, या 104.5 है? 104.5। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत? चले आगे। अब हम लोग एक ऐसा मॉलिक्यूल स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है sp3d। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पहले से हाइब्रिडाइजेशन पता है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल PCl5, या फिर आप PF5 भी ले सकते हो, और बेटर होगा PCl5 ही बना दो, एक ही बात है। तो बच्चों PCl5 जो होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। याद रहेगा क्या है? sp3d। अब ये करना देखो, क्योंकि अब मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही बता दी, तो तुम्हारा आधा काम तो आसान हो गया। बाहर की तो बच्चों सेंटर पे कौन है? P, फास्फोरस। तो ग्राउंड स्टेट में फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15। तो चेक करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? एनी नियॉन, यहां पर आप ऐसे लिखोगे। आपको सारे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहां पे हो रही है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में, ना कि इनर शेल्स के। तो अंदर वाले तो वैसे भी नहीं छेड़ोगे, तो वो सारे इतने सारे डब्बे क्यों बना रहे हो? 1s2 2s2 2p6 3s से स्टार्ट करते हैं। तो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? बोलो 2। 3p में क्यों? 15 इलेक्ट्रॉन है ना, तो नियॉन के अंदर 10 आ गए, इसके अंदर 2 आ गए, 12। अब 3 ही तो फिल करने हैं, तो ये हो गया 3p3। क्लियर हो गया? अब नॉर्मली आप लोगों को ये लग रहा होगा सर इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, जैसा भी हमने पढ़ा था पीछे, पर ऐसा नहीं होने वाला। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? फास्फोरस में 3s वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? d ऑर्बिटल में इंक्लूड होने वाला है इस बार। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, बल्कि 3d में चला जाएगा। तो उससे पहले दिमाग लगाओ 3d एग्जिस्ट करता भी है। थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में d सबशेल एग्जिस्ट करता भी है, करता तो है। 3d 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया 3d 1। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्योंकि आपको पहले से हाइब्रिडाइजेशन पता है इसीलिए आप कर पा रहे हो, वरना नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक s 3p और एक d ऑर्बिटल इंक्लूड होगा, इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। बताओ क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है? एक s 3p 1d, क्या बन गया? 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे बच गए। और अगर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा नजर आता है तो 5 कैसे नजर आएंगे? ऐसे ही नजर आएंगे। अब मुझे स्पेस में ये बनता दिखता कैसा वो भी बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन बच्चों उसके लिए पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको इसकी शेप पता है पहले से? PCl5 की सब पता है? बड़े आराम से तुमने ऐसे ऐसे कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि घर पे कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग। PCl5 सेंटर पे P है और उसके साथ 5 एटम जुड़े हुए हैं, तो 3 एक प्लेन पे होंगे, एक ऊपर एक नीचे होगा। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड नहीं पढ़ा था बीएससी की यार, वही है यहाँ पे, वही बनेगा यहाँ पे। तो उसी हिसाब से तुम लोगों को ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं। तो ताकि एग्जाम में गंदगी ना हो तो आप पहले ही आप एक ऐसे प्लेन बना लो। ये रहा आपका प्लेन, ऐसे बना लो। ये फास्फोरस है, तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा, और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये रहा। तीनों ही प्लेन पे नजर आ रहे हैं। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर है और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन के नीचे है।
तो बच्चों 3D फिगर लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन भी 5 होंगे, तो सब में यहाँ पर एक एक एटम क्लोरीन नहीं तो डाला है। ये देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्लोरीन 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 क्लोरीन, समझ गए? तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बनाओगे बच्चों? p ऑर्बिटल। ये मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। तो एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ से आ गया, एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ से आ गया इस प्लेन पर, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया। समझ गए ना? ये सब क्लोरीन क्लोरीन है। अब अगर मैंने ये प्लेन नहीं बनाया होता ना, और मैं वैसे ही बना देता अगर, तो गंदगी हो सकती थी। लेकिन अब टीचर को दिख जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है। इन सब में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हेड ऑन कौन बोल रहा है? मैंने तो बॉन्डिंग पूछा इस बार। बॉन्डिंग सिग्मा हो रही है। और ओवरलैपिंग क्लियर हो गया? हो गया। और इसको देख करके जब आप इसकी शेप लिखोगे तो खुद भी समझ पाओगे इसकी शेप क्या है बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसी के साथ ये भी समझ लो VACPR बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें यहां तक हेल्प दे रहा है। क्लियर हो गया? कोई मुझे बताएगा कि एक ही प्लेन पर बनने वाले ये 3 एंगल, 1 2 3, इनके बीच में क्या एंगल होगा? 120 डिग्री। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बनाएगा तीनों के साथ? विदाश 90 डिग्री। और ये नीचे वाला कितना एंगल बनाएगा तीनों के साथ? क्लियर हो गया? तो बताओ दिक्कत क्या है? ये सब तुम्हें आसान लग रहा है कि नहीं? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुमको पहले ही ये बता दिया था। चले आगे। अब हम एक और मॉलिक्यूल समझने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है SF6। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना है। क्लियर है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन पक्का d ऑर्बिटल में जाएंगे, बस वही होने वाला है यहाँ पे। तो सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर कैसा होगा और एक्साइटेड स्टेट में सल्फर कैसा होगा? तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर में चेक करो s ऑर्बिटल, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एटॉमिक नंबर क्या है? 16। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 16 हुए ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डाल दो नियॉन में। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3s। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने आ जाएंगे? 10 और 2 12। 12 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन आपको और एडजस्ट करने, तो 1 2 3 4, ये हो गया 3p4। खत्म। ग्राउंड स्टेट है ना। एक्साइटेड स्टेट के केस में इलेक्ट्रॉन आपको जंप करा के भेजने 3d में। बच्चों ये अभी भी मैंने ग्राउंड स्टेट ही बनाई हुई है। हम जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? d ऑर्बिटल में। और ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन p से निकल के जंप करके इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3d, ये क्या हो जाएगा 3p, ये क्या हो जाएगा 3s। तो अब s कितने ऑर्बिटल हैं? p d टोटल, बहुत बढ़िया, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अगर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा नजर आता है तो 6 कैसे नजर आएंगे? क्लियर हो गया? और अगर कॉपी में नीचे जगह बची हो तो नीचे बना लेना स्ट्रक्चर, मैं वहां साइड में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है? कोई मुझे बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बता सकता है इसकी शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम स्क्वायर बाय पिरामिड। यानी एक प्लेन पे 4 एटम होंगे और 2 प्लेन के ऊपर नीचे। खत्म। तो आप एक काम करो ना, पहले से ही प्लेन बना लो। एक बड़ा सा प्लेन बना लो ऐसे करके, और सेंटर में कौन है? सल्फर।
अब चेक करो, एक तुम्हारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। क्लियर हो गया? और फ्लोरीन के कितने एटम है? 6। और उसमें कौन सा वाला ऑर्बिटल तुम लोग ड्रॉ करोगे? पी ऑर्बिटल, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर मालूम है क्या है? 9। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4, 5। तो एक p ऑर्बिटल खाली है, तो p ऑर्बिटल ही बनाओगे। तो चेक करो, ये हो गया तुम्हारा f ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल, एक इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, एक ये रहा, एक ये ऐसा है, एक प्लेन के ऊपर। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सिग्मा 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 सिग्मा, सल्फर, स्क्वायर, बाय पिरामिडल। या फिर अगर आप इसको ऑक्टाहेड्रल भी लिख दोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा। कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ चुकी है? क्लियर हो गया? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी शेप तुम्हें पढ़नी है। तो मैंने कहा था, मैं फिर तुम्हें याद दिला रहा हूँ, आप एक टेबल बना लो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख लो और उस हाइब्रिडाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल उसमें एग्जिस्ट करते हैं, आते हैं, वो सारे लिख डालो। तो इसके लिए मैंने तुम लोगों का था मॉडर्न एबीसी बुक का हेल्प ले लेना, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, मैं उसकी फोटो खींच के आज ग्रुप पे भेज दूंगा और वो कॉपी में ड्रॉ कर लेना, बना लेना और उसको याद भी कर लेना। बनाने से कुछ नहीं होता, समझ में आ गया? और वो मॉलिक्यूल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मतलब ये समझ लो जो हमारे बोर्ड पे करवाए हैं, वो तो हर कीमत पे आने ही चाहिए, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा, उनमें से कोई एक आएगा ही आएगा। इसकी शेप समझ गए? एंगल बता दो चलो, इन दो एटम इसके बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री। सभी यहाँ पर तो सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कहीं से भी चेक कर लो। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।